बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टार्स एकेडमी एलएमएस हेड ऑफिस जोहर टाउन। आज हम बात कर रहे हैं थर्मोकेमिस्ट्री की। थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कुछ अहम डेफिनेशंस जो हमें पता होनी चाहिए इस टॉपिक को समझने के लिए वो क्या है। तो सबसे पहली ही डेफिनेशन हमें थर्मोकेमिस्ट्री की कर लेनी चाहिए कि थर्मोकेमिस्ट्री किसे कहते हैं। फिर हम आगे चलेंगे और कुछ फर्दर चीज़ें स्टडी करेंगे। थर्मोकेमिस्ट्री क्या है जी? थर्मोकेमिस्ट्री है ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी जी। वॉइस नहीं आ रही, वो कह रहे जनाब, चेक करिए आईटी की टीम हमारी। जी जी, आईटी वाले लोग, आवाज नहीं जा रही जनाब, वो कहते हैं। 1 मिनट दीजिए। आ गई आवाज जनाब, अब क्लियर हो गया? बस बेहतर हो गया जनाब। स्टडी ऑफ हीट चेंजेस ड्यूरिंग रिएक्शन जो है इसे थर्मोकेमिस्ट्री कहते हैं। थर्मोकेमिस्ट्री को पढ़ने के लिए हम डेफिनेशंस पढ़ना चाह रहे थे कुछ, और पहली डेफिनेशन जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर वो है कि टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर किसे कहते हैं? तो याद रखना पड़ेगा कि टेम्परेचर ये है कि अगर आपको पता लग जाए कि कोई चीज कितनी हॉट है या कोल्ड है, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि इट इज द मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। कोई चीज कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, अगर आप उसे न्यूमेरिकल वैल्यू से कोई दे दें तो इसे आप कह देते हैं टेम्परेचर। ये डिग्री सेंटीग्रेड में हो सकता है, फ़ारेनहाइट में हो सकता है, केल्विन हो सकता है। तीनों स्केल आप गैसेस वाले यूनिट में पढ़ चुके हैं। टेम्परेचर के बाद दूसरी चीज जो हमें पता लगती है या पता होनी चाहिए वो है हीट, जिसे क्यू कहते हैं। क्यू, हीट। हीट क्या होती है? हीट आप ऐसे कहेंगे कि इसका मतलब ये है कि इट इज द एनर्जी फ्लोइंग बिटवीन बॉडीज ड्यू टू टेम्परेचर चेंज। दो बॉडीज हैं, उनमें टेम्परेचर का फर्क है, एक बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, दूसरी बॉडी का टेम्परेचर कम है, तो फिर हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ एनर्जी फ्लो करती है और उस एनर्जी को आप कह देते हैं हीट। क्योंकि ये एनर्जी है इसलिए इसका यूनिट जाउल हो सकता है, किलो जाउल हो सकता है, कैलोरीज हो सकता है, या फिर न्यूटन मीटर हो सकता है। हीट और टेम्परेचर के बाद आगे की तरफ अगर हम चलें तो हमें पता लगता है कि एक और डेफिनेशन है और उसका नाम है ई। ई किसे कहते हैं? इंटरनल एनर्जी को कहते हैं। ई है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होती है? इट इज द सम ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जीज। ये है सम ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जीज। तो आमतौर पर इसमें दो एनर्जीज होती हैं, काइनेटिक एनर्जी होती है और पोटेंशियल एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी 3 टाइप्स की हो सकती है: ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो ये सब की सब इंटरनल एनर्जी में कंसिडर की जाती हैं। पोटेंशियल एनर्जी भी कंसिडर की जाती है, लेकिन जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी, उसे हम इंटरनल एनर्जी का पार्ट कंसिडर नहीं करते। तो इंटरनल एनर्जी सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज है। काइनेटिक एनर्जी 3 टाइप की: ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल, रोटेशनल। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्सेस, ड्यू टू रिपल्सिव फोर्सेस, लेकिन उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम शामिल नहीं करते। इंटरनल एनर्जी के बाद जो चौथी बात हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि एक और वर्ड है, उसे कहते हैं एच। इसका नाम क्या है? इसका नाम है एंथैल्पी। ठीक है जनाब। एंथैल्पी, एंथैल्पी को भी हम देखेंगे आने वाले दिनों में, और अभी के लिए सिर्फ ये याद रख लीजिए कि एंथैल्पी जो है वो H इज इक्वल टू E प्लस पीवी। यानी कि एंथैल्पी में दो वर्ड होते हैं, एक इंटरनल एनर्जी होता है और एक पीवी होता है। पीवी किसे कहते हैं? पीवी नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है और उसे कहते हैं वर्क। वर्क। चलिए जनाब,
अब ज़रा सारी समरी सुन लीजिए, क्योंकि हमने ये जो बेसिक डेफिनेशन की है, इसके बाद हमारे टॉपिक्स जब शुरू होंगे तो ये चीज़ें हमारी मदद करेंगी। किसी चीज़ के हॉट या कोल्ड होने की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसे टेम्परेचर कहते हैं। जब दो बॉडीज़ में टेम्परेचर का फ़र्क होगा तो जो एनर्जी फ्लो करेगी उसे आप कहेंगे ये हीट है। इंटरनल एनर्जी क्या है? सम ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज एक्सेप्ट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एंथैल्पी इंटरनल एनर्जी और प्रेशर वॉल्यूम वर्क का सम होता है। अगली डेफिनेशन की तरफ आ जाएं तो वो होती है जी सिस्टम। सिस्टम क्या है? ये है पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर कंसिडरेशन। तो यूनिवर्स का पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर कंसिडरेशन, तो अंडर कंसिडरेशन जिस पर आप तजर्बा कर रहे हैं उसे आप सिस्टम कहेंगे। और सिस्टम के बाद जो बाकी बच जाता है उसे क्या नाम देते हैं? उसे नाम देते हैं सराउंडिंग। आप कहेंगे एवरीथिंग एक्सेप्ट सिस्टम, एवरीथिंग एक्सेप्ट सिस्टम। एवरीथिंग एक्सेप्ट सिस्टम जो है उसे आप सराउंडिंग कह देंगे। एवरीथिंग ऑफ यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम उसे आप कह देते हैं कि ये सराउंडिंग है। और सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में क्या होता है? वो है तीसरी चीज, वो है बाउंड्री। अल्हम्दुलिल्लाह, वो है जी बाउंड्री। बाउंड्री क्या है? ये है रियल या इमेजिनरी सेपरेशन, रियल या इमेजिनरी सेपरेशन between system and surrounding। ये भी नोट कर लीजिए कि अगर हीट अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप हीट टू दी सिस्टम देंगे, आप सिस्टम को हीट देंगे तो आपने उसका साइन प्लस में रखना है। अगर हीट बाय द सिस्टम, सिस्टम हीट देना शुरू कर देगा आपको तो उसका साइन माइनस में रखा जाएगा। अगर आप कहेंगे कि इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर रही है सिस्टम की तो वो प्लस में होगी, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो वो माइनस में हो जाएगी। वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो ऑन सिस्टम होगा वर्क, तो वो प्लस होगा। वर्क डन बाय सिस्टम होगा तो वो माइनस होगा। सही है जी बात। एंथैल्पी के अंदर भी अगर ये प्लस होती है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा तो ये प्लस में लिखी जाएगी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा तो ये माइनस में लिखी जाएगी। एंथैल्पी की बात चल रही है, ये रही। ये सारे साइन कन्वेंशन भी मैंने आपके सामने रख दिए। चलिए अब मैं बात कर रहा हूँ अपने पहले बाकायदा टॉपिक की। जी, इसके हवाले से क्या सवाल आ गया? जी, जी। हाँ जी, ये बात फिज़िक्स के अंदर लिखी हुई है जो आपने अभी कही, वर्क डन ऑन सिस्टम नेगेटिव होता है। फिज़िक्स के अंदर हीट गिवन टू सिस्टम नेगेटिव, वर्क डन ऑन सिस्टम नेगेटिव होता है। केमिस्ट्री के अंदर ऑपोज़िट चल रहा है। केमिस्ट्री में जो भी सिस्टम पर काम किया जाएगा, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, सिस्टम को हीट मिलेगी, सिस्टम काम करेगा, सिस्टम पर काम होगा तो वो सारे के सारे प्लस होंगे। और अगर सिस्टम आपके लिए काम करेगा, सिस्टम आपको हीट देगा तो फिर वो नेगेटिव होगी। यानी कि हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस जो है वो सिस्टम है। अगर सिस्टम में कुछ इजाफा होता है तो वो प्लस होगा, और अगर सिस्टम में से कुछ जा रहा है बाहर तो सिस्टम से वो माइनस हो रहा है, इसलिए उसे नेगेटिव में लिखा जाएगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर साइन कन्वेंशन एक दूसरे से ऑपोजिट हैं। अच्छी तरीके से आपने अच्छा पॉइंट पॉइंट आउट कर दिया ताकि बाकी लोगों को भी पता लग जाए कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर साइन कन्वेंशन जो है वो एक दूसरे से ऑपोजिट है। दो बड़े रिएक्शन होते हैं जनाब अली दुनिया में। एक बड़े रिएक्शंस होते हैं, उन्हें कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस, और दूसरे बड़े रिएक्शंस होते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। आमतौर पर हमें इनमें से किसी की डेफिनेशंस आ जाती हैं, एग्जांपल्स आ जाती हैं, ग्राफ आ जाते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूं दोनों के ग्राफ से ही। एंडोथर्मिक रिएक्शन, यहाँ पर एनर्जी चल रही है और इस एनर्जी के चलते हुए यहाँ पर हैं रिएक्टेंट, ऊपर हैं प्रोडक्ट, और सबसे ऊपर क्या होता है? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो ग्राफ ऑपोजिट हो जाएगा। एनर्जी चल रही है बाहर और इसमें प्रोडक्ट नीचे होंगे,
रिएक्टेंट ऊपर होंगे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स सबसे ऊपर होगा। अब यहाँ पर आपने करना क्या है, आपने ये सवाल देख लेना है, ज़हन में रख लेना है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम में सबसे ऊपर कौन है, वो तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, सबसे नीचे कौन है, रिएक्टेंट है। ये पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम है जी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में सबसे नीचे कौन है, प्रोडक्ट, सबसे ऊपर कौन है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। सवाल आ गया। अभी कर लेते हैं बात एंडोथर्मिक रिएक्शंस की प्रॉपर्टीज। पहले तो मैंने ये बता दिया ना। अब एंडोथर्मिक रिएक्शंस की प्रॉपर्टीज देख लीजिए। क्योंकि एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो एक बात तो पक्की हो गई कि यहाँ पे डेल्टा एच प्लस होगा और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच माइनस होगा। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है तो जो प्रोडक्ट होगा उसकी एंथैल्पी ज्यादा होगी और रिएक्टेंट की एंथैल्पी कम होगी। तो साफ जाहिर है कि जब रिएक्टेंट नीचे होगा फिर उसने एनर्जी अब्सॉर्ब करनी है तो उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। इसीलिए एंडोथर्मिक प्रोसेस में प्रोडक्ट ऊपर होता है एनर्जी लेवल डायग्राम में और रिएक्टेंट नीचे होता है, क्योंकि रिएक्टेंट ने एनर्जी अब्सॉर्ब करनी है तो प्रोडक्ट बनाना है। इस तरह यहाँ पर रिएक्टेंट ऊपर होंगे और प्रोडक्ट नीचे होंगे, क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस में रिएक्टेंट एनर्जी रिलीज करेगा तो प्रोडक्ट बनता है, इसीलिए तो उसे एक्सोथर्मिक कहते हैं। अब जब ये बात हमें पता लग गई तो अब हमें ये देखना है कि जो एंडोथर्मिक प्रोसेसेस होते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेसेस की कौन सी मिसालें हमारे पास हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस की कौन सी मिसालें हैं। मैं आपके सामने कुछ मिसालें रख रहा हूं और इनमें से पहली मिसाल है बॉन्ड फॉर्मेशन। आप ये बता दीजिए कि बॉन्ड फॉर्मेशन एंडोथर्मिक प्रोसेस है या एक्सोथर्मिक। इसे मैं 1 कह देता हूँ, इसे मैं 2 कह देता हूँ। तो 6-8 एग्जाम्पल 10 करेंगे। बॉन्ड फॉर्मेशन 1 है या 2 है। बॉन्ड का बनना, 1 या 2। 1 कह रहे हैं और कुछ लोग 2 कह रहे हैं। 2 ही ऑप्शन थे, इसलिए आप इन 2 में से ही टिक कर सके। अगर तीसरा ऑप्शन होता तो माशाल्लाह आप उसको भी टिक कर देते, बड़ी जबरदस्त बात। लेकिन असल बात ये है कि बॉन्ड फॉर्मेशन स्टेबिलिटी लाती है। बॉन्ड बनते ही इसलिए हैं कि मॉलिक्यूल स्टेबल हों। जो स्टेबल होते हैं वो कम एनर्जी वाले होते हैं। तो जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगी हमेशा प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा, एक्सोथर्मिक होगा, एक्सोथर्मिक होगा, एंडोथर्मिक नहीं होगा, नहीं होगा, जरा भी नहीं होगा। तो बॉन्ड फॉर्मेशन हमेशा एक्सोथर्मिक होती है। इसके मुकाबले में अगर बॉन्ड ब्रेकेज हो रही हो फिर क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक हो जाएगा। सही फरमाया बिल्कुल आपने कि बॉन्ड फॉर्मेशन, सॉरी बॉन्ड ब्रेकेज, बॉन्ड तोड़ना है, अट्रैक्शन को तोड़ना है। अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। बात अच्छी कही। तो आगे चलते हैं। आप बताइए कि एवेपोरेशन कैसा प्रोसेस है। एवेपोरेशन एंडोथर्मिक प्रोसेस है, सबको पता है, अच्छी बात है। मेल्टिंग कैसा प्रोसेस है। एंडोथर्मिक सही हो गई बात। बॉइलिंग कैसा प्रोसेस है। बॉइलिंग उन्होंने कहा एंडोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि हीट अब्सॉर्ब हो रही है तभी तो बॉयल हो रही है चीज। सही कह दिया। फ्रीजिंग कैसा प्रोसेस है, अब बताइए। फ्रीजिंग एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है। कैसे पता लगेगा कि प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा। वो तो बात सही है, हमें क्या पता हीट अब्सॉर्ब हो रही है कि नहीं हो रही भाई, ये तो पूछ रहा हूँ। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये है भाई तरीका, नोट कर लीजिए। अगर इस तरफ जाएंगे तो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, इस तरफ आएंगे तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। ये होता है तरीका बात को करने का कि कोई रूल बना लें। अब फ्रीजिंग में कहाँ जा रहे हैं, लिक्विड से सॉलिड जा रहे हैं, इसलिए उसे होना चाहिए एक्सोथर्मिक, यानी कि 2 आ जाएगा।
अब ज़रा देखिए बात क्लियर हो गई, सब्लिमेशन कैसा प्रोसेस है? सब्लिमेशन एक्ज़ोथर्मिक है, क्यों आपने ऐसा कहा? भाई साहब सब्लिमेशन में सॉलिड गैस में जाता है, इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जाएगा तो एंडोथर्मिक होगा। क्या कर दिया? ये आपने गलत कर दिया। चलिए, अब बताइए फोटोसिंथेसिस कैसा प्रोसेस है? फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्यों भाई? क्यों एंडोथर्मिक है? कैसे पता लगेगा? फोटोसिंथेसिस को क्या होता है फोटोसिंथेसिस? बॉन्ड बन रहे होते हैं, बॉन्ड टूट भी तो रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का बॉन्ड टूट रहा है, वाटर का बॉन्ड टूट रहा है, बॉन्ड टूट भी रहे हैं, बन भी रहे हैं, हमें क्या पता कौन-सा ज़्यादा एनर्जी वाला बॉन्ड है? लाइट एब्ज़ॉर्ब हो रही है। जो मॉलिक्यूल बन रहा है, वो बाद में कभी एनर्जी का सोर्स बनेगा। ठीक है ना जी बात? तो फोटोसिंथेसिस एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है क्योंकि वो सूरज से आने वाली रोशनी को स्टोर कर रही है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी और ये एनर्जी हमारे काम आएगी कहाँ जाकर? रेस्पायरेशन में। तो रेस्पायरेशन कैसा प्रोसेस है? ये पास पेपर का सवाल है जी, उसने कहा रेस्पायरेशन कैसा प्रोसेस है? 1 या 2? भाई 1 या 2 ये एक्सो एंडो जो है ना मिक्स हो जाता है, पता नहीं आप सही कह रहे हैं। 2 बिल्कुल सही रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक है क्योंकि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूट रहा है और ग्लूकोज से बन रही है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट। हीट बन रही है तो हीट जब बनती है तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। मेजॉरिटी जो सवाल पेपर में आ सकते हैं फिजिकल प्रोसेसेस वो सारे के सारे मैंने लिख दिए। केमिकल प्रोसेसेस वक्त के साथ साथ हम सीखते रहेंगे कौन से एंडोथर्मिक हैं कौन से एक्सोथर्मिक हैं। एक बात याद रहे कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो चाहे एंडोथर्मिक प्रोसेस हो दोनों ही चाहे वन हो चाहे टू हो ये स्पॉन्टेनियस भी हो सकते हैं और नॉन स्पॉन्टेनियस भी हो सकते हैं। कोई ऐसा रूल नहीं है दुनिया में कि जनाब एक्ज़ोथर्मिक प्रोसेस होगा तो सिर्फ़ स्पॉन्टेनियस होगा या एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो सिर्फ़ नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, ऐसी कोई शर्त नहीं है।